नमस्कार। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई इस पर बात करेंगे। 1885 ईस्वी तक भारतीयों में राजनीतिक चेतना का उद्भव हो चुका था और सब राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। 28 से 30 सितंबर 1883 ईस्वी में कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में इस संस्था का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें कि उन सभी प्रश्नों पर विचार किया गया जो कि आगे चलकर आंदोलन की पृष्ठभूमि बन गए। इसी वर्ष यानी कि 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। जनवरी 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। इन समस्त संस्थाओं का कार्यक्षेत्र प्रांतों तक सीमित था, किंतु इन संस्थाओं ने कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को दिया जाता है। ह्यूम एक अंग्रेज सरकारी अधिकारी था। 1879 ईस्वी में नीति संबंधी मतभेद हो जाने के कारण लॉर्ड लिटन ने उनकी पदावनति कर दी थी। इस घटना ने उसे राजनीतिक आंदोलनकारी बना दिया। मार्च 1883 ईस्वी में उसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक खुला पत्र लिखा। उसमें उन्हें संगठित होकर भारतीय कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। मई 1885 ईस्वी में उसने प्रस्तावित संगठन के बारे में लॉर्ड डफरिन से चर्चा की और बम्बई के गवर्नर को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया। लॉर्ड डफरिन ने राष्ट्रीय संगठन के बारे में अपनी जो सहमति थी वो दी, प्रकट करते हुए कहा कि भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इंग्लैंड के विरोधी दल की भांति यहाँ भी कार्य कर सके और सरकार को ये बता सके कि शासन में क्या त्रुटियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। बम्बई के गवर्नर को अध्यक्ष बनाने के संबंध में डफरिन ने कहा, गवर्नर को ऐसी संस्थाओं की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए क्योंकि गवर्नर की उपस्थिति में लोग अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक प्रकट नहीं कर सकेंगे। इस विचार विमर्श के बाद मई 1885 ईस्वी में पहला परिपत्र जारी किया गया और ये जो परिपत्र था इसमें इस सभा के दो उद्देश्य बताए गए। पहला, राष्ट्र की प्रगति के कार्य में लगे लोगों का एक दूसरे से परिचय और दूसरा, इस वर्ष के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएं उनकी चर्चा और निर्णय लेना। पूना में प्लेग फैल जाने के कारण कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ। इसमें देश के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रकार भारत की महान राजनीतिक संस्था कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को हुआ, उस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य बताए। पहला, सारे भारतवर्ष में देश के हित में काम करने वाले लोगों का आपस में संपर्क बढ़ाना और उनमें मित्रता की भावना उत्पन्न करना। दूसरा, व्यक्तिगत मित्रता और मेलजोल के द्वारा जाति पाति के भेदभाव, वंश, धर्म और प्रांतीयता की संकीर्ण भावनाओं का नाश करना। इसके अलावा उन तरीकों पर विचार कर निर्णय करना जिनके अनुसार आने वाले 12 महीनों में राजनीतिज्ञ जो हैं वो देश हित के लिए कार्य करेंगे। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव स्वीकृत हुए जिनके द्वारा विभिन्न सुधारों की मांग की गई। पहला, प्रथम प्रस्ताव में ये कहा गया कि भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त करने। दूसरे में केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में नामजद सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई और इसके अलावा सैनिक खर्च में कमी, भारत और इंग्लैंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं को साथ साथ कराने आदि के बारे में मांग की गई। कांग्रेस की स्थापना एक प्रबल और बढ़ती हुई शक्ति के निष्कासन के लिए एक रक्षा नली यानी कि सेफ्टी वॉल के रूप में हुई थी। कांग्रेस के नेता भारत पर अंग्रेजी नियंत्रण को सौभाग्य की बात समझते थे।
दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी आदि नेता उदारवादी युग के प्रमुख स्तंभ थे। इसके अतिरिक्त कुछ उदार अंग्रेज भी इसके सदस्य थे, जैसे कि ह्यूम, विलियम वेडरबर्न, जॉन यूल आदि प्रमुख थे। इन्हीं उदारवादी नेताओं ने 1885 ईस्वी में से लेकर 1905 ईस्वी तक कांग्रेस का मार्गदर्शन किया। इसलिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में ये जो काल है इसको उदारवादी युग कहा जाता है। अब बात करें कि उदारवादी जो थे इनके उद्देश्य क्या थे, तो इनके अगर उद्देश्यों का विश्लेषण किया जाए तो उनके कुछ सिद्धांत जो स्पष्ट होते हैं वे इस प्रकार से हैं। पहला, ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना। उदारवादी ब्रिटिश शासन के समर्थक और प्रशंसक थे। वे असहयोग और क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे। उदारवादी कांग्रेसी नेता उच्च मध्यम वर्गीय घरानों के थे तथा अंग्रेजी शिक्षा जो थी इससे प्रभावित थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता आदि नेताओं ने के हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता की भावना थी और उनका मानना था कि भारत को आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर जो है वो ब्रिटिश शासन ने ही किया है। स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की है। आदर्शवाद, तर्कवाद, शिक्षा और यातायात के साधनों द्वारा राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया है और देश की बिखरी हुई जनता को एक सूत्र में बांधने का कार्य जो है वो किया है। दूसरा, क्रमिक सुधारों में विश्वास। उदारवादी नेता रूढ़िवादी थे और देश की शासन व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। वे क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे और क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे। वे चाहते थे कि राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार लाया जाए। 1906 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज्य की मांग की और वह स्वशासन या स्वराज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में। तीसरा, ब्रिटेन में ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंधों की स्थापना। उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता और विचारों के पोषक थे। उनकी मान्यता थी कि भारत का ब्रिटेन से संबंध भारतीयों के लिए वरदान है। भारत के हित में यही उचित होगा कि ब्रिटेन से उसका अटूट संबंध बना रहे। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश प्रजा मानने में गौरव का अनुभव करते थे। 1905 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष गोखले ने कहा था कि हमारा भाग्य अंग्रेजों के साथ जुड़ा है, चाहे वह अच्छे के लिए है या बुरे के लिए। इन नेताओं का ये भी विश्वास था कि भारत के हितों और ब्रिटेन के हितों में विरोध नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति भारतीय उद्योग जो है इनके हित में नहीं है तथा भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश शासन उत्तरदायी है। फिर भी वे भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हितों को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते थे। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का उदारवादियों ने केवल आर्थिक दृष्टि से समर्थन किया, न कि राजनीतिक शस्त्र के रूप में। इसके अलावा उदारवादी नेता जो थे ये ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास रखते थे। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में मोहम्मद रहीमतुल्लाह ने कहा था कि अंग्रेजों से अधिक ईमानदार और शक्ति संपन्न जाति सूर्य के नीचे कोई नहीं है। इस प्रकार कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के हृदय में अंग्रेजों के प्रति सद्भावना थी। उनकी मान्यता थी कि अंग्रेज स्वतंत्रता प्रेमी थे और यदि उन्हें भारतीयों की योग्यता पर विश्वास हो जाएगा तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान कर देंगे। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत उनकी स्वशासन की भी मांग थी और ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध विच्छेद की तो वे स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते थे। इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात उनके मस्तिष्क में नहीं थी। उनके विचार में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों को स्वशासन का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका था तथा भारत स्वशासन के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। स्वशासन या स्वराज्य से उदारवादियों का आशय पूर्ण स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा उनका वैधानिक उपायों में विश्वास था। वे सरकार को बिल्कुल असंतुष्ट करना नहीं चाहते थे। हिंसात्मक और क्रांतिकारी याचिकाओं, स्मरण पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों द्वारा सरकार से अपना न्यायोचित मांगों को मानने का आग्रह किया। अनेक विद्वानों का कहना है कि इस समय कांग्रेस की नीति प्रार्थना करने की थी, अपनी मांगों के लिए लड़ने की नहीं थी और इस रीति नीति को कुछ लोगों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति जो है कहकर संबोधित किया है। उदारवादी अपने अधिकारों की याचना सरकार से बड़े विनम्र शब्दों में करते थे।
अगर बात की जाए कि उदारवादी युग की मांगें क्या क्या थी, तो कुछ प्रमुख मांगें इस प्रकार से थी, जैसे कि भारत सचिव के इंडिया काउंसिल को समाप्त करना। इस मांग का मुख्य औचित्य ये था कि इस काउंसिल का समस्त खर्च भारत से दिया जाता था, जिससे भारत से धन का निष्कासन होता था। दूसरा, केंद्रीय और प्रांतीय काउंसिलों का विस्तार, उनमें सरकारी नामजद सदस्यों की संख्या में कमी तथा निर्वाचित और गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना, ताकि भारत में प्रतिनिधि शासन स्थापित हो सके। तीसरा, उच्च सार्वजनिक पदों पर भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर दिया जाए और सिविल सर्विसेज के प्रतियोगी परीक्षाएं भारत में भी आयोजित की जाएं तथा इन सेवाओं में प्रवेश की आयु बढ़ाई जाए। अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार का खर्च केवल भारत पर ही न डाला जाए तथा भारत से धन निष्कासन रोका जाए। सैनिक अधिकारियों को शिक्षा के लिए भारत में सैनिक कॉलेज स्थापित किए जाएं तथा शस्त्र कानून में संशोधन किया जाए। भारत सचिव की काउंसिल में तथा प्रिवी काउंसिल में भारतीयों को भी स्थान दिया जाए। भू राजस्व कम किया जाए, नमक कर में कमी की जाए तथा किसानों की स्थिति सुधारने के लिए भू राजस्व की दर स्थायी रूप से निर्धारित कर दी जाए और इसे 20 से 30 वर्षों तक न बढ़ाया जाए। भारत में कुटीर उद्योग जो है इनको प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। थैंक यू।